Hello, the students of 9th Standard English Medium. Good morning, and I once again welcome you back in my class of Social Studies. Okay, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीरीज में अभी 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं. Okay, framing of Constitution and its features. Okay, और so far हमने पढ़ा है, आपको शायद याद ही होगा कि हमने so far इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की रचना किस तरह से की गई थी उसके बारे में पढ़ा है, और उसके बाद उसके क्या क्या मेन पिलर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इस लेसन का मेन पार्ट है. ठीक है, ये लेसन का जो मेन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स है उसको जाने बगैर हमें बेसिकली पता नहीं चलने वाला है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस लिए है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि देयर आर 14 फीचर्स आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द बोर्ड. तो वन बाय वन हम शुरुआत करेंगे. आपको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक को अपने साथ रखें. और आज का हमारा जो पढ़ाई है वो शुरू होने जा रहा है पेज नंबर 59 से, क्योंकि वहां पे लिखा है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहला फीचर है रिटन डॉक्यूमेंट. ओके, तो ऑब्वियसली इसका मतलब साफ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ है एक बुकिश फॉर्म में. ठीक है, एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. और यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए हमें जानकारी दी गई है. ठीक है, कि ब्रिटेन और इजराइल, ओके, ये दो कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है. लेकिन वर्ल्ड के दूसरे सारे कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है. Okay, so that is the first feature. It's very easy. Second one is the size of the constitution. Size यानी यहाँ पे हमें ये समझना है, size का मतलब कि इस constitution में 22 sections है right now. अभी present situation की मैं बात कर रहा हूँ. 395 articles है और 12 appendices है. Okay, हालांकि initially like 295 आर्टिकल्स थे और 8 appendices थे. लेकिन अभी लेटेस्ट सिचुएशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि समय समय पर मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है. तो आज की तारीख में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है कि 395 आर्टिकल्स है और 12 appendices है. ओके, तो अगर आपको आंसर लिखने का अगर हो तो इसमें प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक आपको लिखना है. ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोविजंस है सभी ऑथोराइज्ड बॉडी के लिए, जैसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट इंटर रिलेशन, फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, minorities, scheduled caste and deprived groups. ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज के लिए अलग अलग सेक्शंस, ये सारे लाइक फ्रेजेस के लिए, ये सारे ऑथोराइज्ड बॉडीज के लिए अलग अलग सेक्शन रखे गए हैं. ओके, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे सेक्शन होने की वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. और शायद आपको पता ही होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है इंडिया. ठीक है, साइज वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी में हम बार बार ये चीज पढ़ते हैं कि एरिया वाइज इंडिया का 7th रैंक आता है, राइट. पॉपुलेशन वाइज हमारा 2nd रैंक आता है. लेकिन as far as the largest democratic country is in the world is concerned, then India is ranked as number 1. ठीक है, अब थर्ड जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम है सिंगल सिटीजनशिप. तो जाहिर सी बात है कि
इंडिया में रहने वाले कोई भी इंसान को सिंगल सिटीजनशिप मिलता है, मींस इंसान चाहे गुजरात में रहता है, पंजाब में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है या आसाम में रहता है, ठीक है, that person, he or she is known as the citizen of India, not like the citizen of Gujarat, citizen of Rajasthan or citizen of Tamil Nadu or citizen of Punjab, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ड्यूअल सिटीजनशिप की सिस्टम अमेरिका में है क्योंकि वहां पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स भी होते हैं, और एक ही कंट्री में रहने के बावजूद वहां के सिटीजन को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिटीजन, यूएस का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि कोई सिटीजन यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है तो he or she is known as the citizen of California also, and that person is known as the citizen of United States of America also। तो वो सिटीजन कैलिफोर्निया का कोई सिटीजन कहा जाता है, उसके पासपोर्ट में ऐसा लिख के आता है, और यूएसए का सिटीजन भी कहा जाता है। दैट वे इट इज अ ड्यूअल सिटीजनशिप इन अमेरिका, बट इन इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, हमारी यूनियन गवर्नमेंट सिस्टम है। पूरा देश जो है वो बहुत सारे स्टेट्स का समुदाय है, यूनियन है, इसलिए हम ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देते हैं। ओनली सिंगल सिटीजनशिप इज अलाउड इन इंडिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इट्स अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर। India is a union of states. There is nowhere any reference in the word federal in the constitution. Okay? ये word हमारे लिए important है कि हमारा देश जो है वो यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो by the use of this word union, which is very very important for us, a permanent and irreversible relationship between union and a component states is indicated। यानी कि पावर डिवीजन के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भले अलग अलग होती है, जैसा कि आप जानते हो कि जो यूनियन गवर्नमेंट जो दिल्ली से फंक्शन करती है, हमारी इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट, वो अलग होती है, और स्टेट वाइज हर एक गवर्नमेंट भी अलग होती है, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिए जाते हैं, लेकिन इट इज वर्किंग डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिया इज अ सेंटर विद अ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर as you can see कि हमारे सिस्टम में 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये तीनों लिस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सादी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि लिस्ट का यहाँ पे मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सपोज यूनियन लिस्ट है तो जो टास्क होते हैं, ओके, देश में रहकर जो गवर्नमेंट को, या तो राज्य में रहकर जो स्टेट गवर्नमेंट को करने वाले जो टास्क होते हैं, ठीक है, वो टास्क को स्पेसिफाई किया गया है कि सपोज ये टास्क है, ये टास्क है, वैसे करके वो सारे टास्क जो यूनियन गवर्नमेंट को करने के होते हैं उनको यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट को करने के काम होते हैं, टास्क होते हैं, उनको स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। और वैसे टास्क भी कुछ होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर करती है, ठीक है, तो उनको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। अब टेक्स्ट बुक में उसके बारे में क्या लिख रहा है वो हम देखते हैं। यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट्स। ये सेंटेंस को आपको अंडरलाइन करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कि यूनियन लिस्ट यानी जो मैंने आपको आगे बताया कि जो टास्क होते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट के करने के लिए जो काम होते हैं, टास्क होते हैं, वो टोटल मिला के कितने हैं, वो 97 सब्जेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, मैच मेकिंग के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के लिए सेंटेंस इंपॉर्टेंट है।
कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे 97 टास्क का तो हम यहाँ पे लिस्ट नहीं लिख सकते, लेकिन देयर आर सम एग्जांपल्स, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल जो है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, इसलिए आपको याद रखने के लिए जरूरी है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में देखा जाए तो 66 सब्जेक्ट्स है, इसको हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। स्टेट लिस्ट में टोटल मिला के 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। यू मस्ट अंडरलाइन दिस सेंटेंस, यू शुड रिमेंबर। वापस आपको याद दिला दूं, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट, और यहां पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से टास्क ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, हेल्थ, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे टास्क जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उनको हेल्प भी करती है, खास करके लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन अगर बिगड़ जाए तो रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम आरपीएफ कहते हैं, यानी आपको ये चीज भी याद रखना है कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, जैसे कि बीएसएफ का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वैसे ही रिजर्व पुलिस फोर्स अगर कोई एक पर्टिकुलर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाती है, बहुत सारे सपोज सिविल वॉर जैसा माहौल हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट इनको आरपीएफ प्रोवाइड करती है, यानी कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स उनको प्रोवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट तीसरा, तो जो मैंने आपको आगे बताया वैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट है, जो वो टास्क है जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलकर करने के होते हैं। ठीक है, और वैसे जो नंबर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है वो 47 है। ओके, इस टॉपिक के थर्ड लाइन में आपको वो दिया गया है, द थर्ड लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 60, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स आते हैं, और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल सिविल प्रोसीजर, ओके, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर एक्चुअली, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, ये सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करके करना होता है। ठीक है, अब उसके अलावा रेसिड्यूअरी पावर्स के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। रेसिड्यूअरी पावर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूं। रेसिड्यूअरी पावर्स ऐसे पावर्स हैं जिनको जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आते, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आते, और ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ओके, उनको रेसिड्यूअरी पावर कहा जाता है, और एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी होता है कि ये पर्टिकुलर टास्क जो सिचुएशन के मुताबिक वो टास्क आता है, ठीक है, तो वो टास्क कौन उसको कैरी आउट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगा, या तो जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी, या तो फिर दोनों मिलके वो टास्क पूरा करेंगे। उसको डिसाइड करने का अथॉरिटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे, लेकिन इसी का एक्सप्लेनेशन आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो आपको पढ़ लेना है वो। Now, fifth is unified arrangement during crisis. Okay, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभार देश में भी बहुत आपत्ति आ जाती है, एक इमरजेंसी सिचुएशन का माहौल पैदा हो जाता है, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस का कहर चल रहा है पूरे देश में, तो उसमें स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने पड़ते हैं गवर्नमेंट। तो वो स्टेप्स उठाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम देखते हैं, नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रेबेलियन। खास करके युद्ध का माहौल है, कोई महामारी आ जाए, ठीक है, या तो कोई एक्सटर्नल अटैक, बाहर के किसी देश ने हमारे पर हमला किया है,
ठीक है, या तो सिविल वॉर का सिचुएशन जैसा कुछ माहौल हो जाए देश में, तो यूनियन गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है देश में। और 1975 में एक बार हमारे देश में इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो भी चुका है। उस वक्त अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि इमरजेंसी कब हुआ था, ठीक है, तो आपको बताएंगे। और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वो भी आपको वो बताएंगे। तो इमरजेंसी समय के दौरान जो कोई लोग जिंदा थे उस वक्त थे, ठीक है, तो उनको मालूम होगा कि इमरजेंसी में देश का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा हो जाता है। इट्स अ वेरी टफ कंडीशन इन विच द पीपल हैव टू लिव। Okay, so that sort of emergency under particular situations the union government can declare. ठीक है। Second point about unified arrangement वो है due to law and order breakdown the state cannot function according to the constitution. So constitutional emergency is declared. ऐसे हालात में जहां पे कोई स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है या तो फिर काम नहीं कर सकती है, सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, तो उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उस स्टेट में लागू किया जा सकता है। और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन भी रहता है कि वहां पे वो राष्ट्रपति शासन जो है, प्रेसिडेंशियल रूल, वो भी वहां पे लगा सकती है। थर्ड पॉइंट है due to increase in prices there is monetary value erosion at that financial emergency is declared. कई बार प्राइसेस में जो चीजों के प्राइसेस होते हैं, कीमतें होती है, उसमें बहुत ज्यादा लेवल तक उतार चढ़ाव, जरूरत से बहुत ज्यादा चीजें या तो महंगी हो जाती है, ठीक है, या तो मार्केट में उसकी कमी हो जाती है। जो बेसिक नीड्स की जो जरूरत की चीजें होती है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है लोगों के लिए। अचानक अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल पैदा हो जाता है तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। हमारा देश जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा एक्चुअली सिविक्स सेक्शन में कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है, यूनियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, वो दिल्ली में है, जिसके 2 हाउसेस हैं। द अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा, लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा, ठीक है। तो आपको ये फिर से रिमाइंड करना है। और प्रिसाइजली अगर इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जाए तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकसभा जो है वो मेन हाउस है जहां से यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अपने जो काम है वो यूनियन गवर्नमेंट के वो लोकसभा से होते हैं। लोकसभा में 543 सीट्स हैं प्रेजेंटली, राइट नाउ इट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। जब हमारा देश आजाद हुआ और सबसे पहली बार गवर्नमेंट बनी, सबसे पहली बार पार्लियामेंट बनाया गया, तो वहां पे जो गवर्नमेंट थी उस वक्त 500 सीट्स थी, ठीक है। समय के अनुसार उसमें प्लस माइनस वगैरह होता रहता है। तो फिलहाल 543 सीट्स हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट जो चल रही है और जिनके जो वो पॉलिटिकल पार्टी के, इसी एग्जाम्पल को लेकर हम आगे चलते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन लीडर होते हैं वो सर्वानुमति से उनको मेन लीडर बनाते हैं। उनको लाइक यूनानिमसली वो रेकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उसके मुताबिक मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो हर बार इस तरह से होता है, हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन इज हेल्ड एवरी 5 years, ओके, जहां पे लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। When you become 18 years of age, जब आपकी 18 साल की उम्र हो जाएगी तब आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा, ओके। और उसी चीज को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहते हैं। उसका प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। उसका मतलब क्या होता है कि 18 साल की आयु में इंडिया में रहने वाली किसी भी सिटीजन को जब वोट देने का अधिकार मिलता है
तो सी को हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। तो लोकसभा के कैंडिडेट को चुनने की प्रक्रिया जो है डायरेक्टली सिटीजन्स के द्वारा वोट डाल के होती है एवरी 5 years, ठीक है। और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स लोकसभा में चुन के पहुंचते हैं तो उनकी गवर्नमेंट बनती है, ओके। उसी तरह से राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग है। उसकी 250 सीट्स है, यू शुड रिमेंबर दिस कि 250 सीट्स है राज्यसभा की टोटल मिला के, ओके। लेकिन उनका चुनाव जो है वो हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब कि जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ विच जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग वोटिंग करते हैं राज्यसभा को मेंबर्स को चुनने के लिए, ठीक है। जैसे अभी अभी रिसेंटली राज्यसभा का चुनाव हुआ, शायद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। गुजरात में जो राज्यसभा की 3 सीटें थी तो उसका चुनाव हुआ था, वो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। लेकिन उसका वोटिंग जो है वो हम लोग नहीं करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो उनको वोट डालते हैं। अब क्योंकि वो लोग एमएलए और एमपीज हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं वोट डाल के, इसलिए हमारा पार्टिसिपेशन उसमें इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। 250 सीट्स में से 12 सीट्स ऐसी होती है जहां पे राष्ट्रपति को अधिकार है, हमारे प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो स्पेसिफिक जो डिफरेंट फील्ड्स के जो जीनियस लोग होते हैं उनको वो नॉमिनेट करते हैं। मान लो कि कोई बहुत महान राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, दूसरे स्पोर्ट्स का जो कोई भी खिलाड़ी है, ठीक है, या तो ऐसा कोई भी वैज्ञानिक है या ऐसा कोई भी इंसान है जिसने देश के समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे जो खास लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और वैसे मैक्सिमम वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 12 जो सीटें होती है वो उस तरह से ऐसे अलग अलग क्षेत्र के महानुभावों के लिए वो आरक्षित होती है। बाकी के 238 सीट का इस तरह से जो चुनाव होता है जहां पे एमपीज और एमएलएज वोटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। राइट नाउ 7th वन इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। जुडिशरी यानी देश की न्याय व्यवस्था, राइट। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, नाम से ही बहुत ही जाहिर सी बात है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो न्याय व्यवस्था यानी कोर्ट और पुलिस वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। इसका साफ मतलब ये भी होता है कि गवर्नमेंट का कोई इंसान यानी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, ठीक है, हमारा रूल ऐसा है कि गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या एमपी या एमएलए या इवन मिनिस्टर वो भी अगर कोई क्राइम करता है तो हमारी जुडिशरी सिस्टम उनको माफ नहीं कर सकता, ऐसा सोच के माफ नहीं कर सकती कि यार ये तो मिनिस्टर है, इनको सजा नहीं होनी चाहिए। कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा गया है और उन्हीं के लिए जुडिशरी सिस्टम के लिए हम इम्पार्शियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी का वो पक्ष नहीं लेता, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। न्याय व्यवस्था में सभी लोगों को समान गिना जाता है। देयरफॉर आवर जुडिशरी सिस्टम, ओके, कोर्ट और पुलिस की अगर हम बात करें तो वो इंडिपेंडेंट है। एज फार एज द कोर्ट्स आर कंसर्न, तो आपको खास करके याद रखना बहुत जरूरी है कि लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट्स होती है, ठीक है। और हर एक स्टेट में, लगभग हर एक स्टेट में, स्टेट की जो मेन कोर्ट होती है उसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, ओके। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन जुडिशरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की हमारी एक है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी साफ होता है कि हर एक इंसान को अगर
सपोज उसको कोई सजा हुई या तो ऐसा कोई उनके सामने केस हुआ तो उसको ऊपर की कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार मिलता है. सो दैट आल्सो कम्स अंडर द टॉपिक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पैराग्राफ में लिखा है, आपको ठीक से वो पढ़ लेना है. जो 8th फीचर है दैट इज अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट्स करना यानी सुधार करना, कुछ ऐड करना या कुछ रिमूव करना, या तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको एडिट करना. ठीक है, इसको हम अमेंडमेंट्स कहेंगे. अब ये अमेंडमेंट जो है वो किस तरह से होता है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं. पहला तरीका है amendments can be made by the simple majority of members present and voting in the parliament. पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कोई अमेंडमेंट अगर लाना है तो सिंपल मेजॉरिटी से वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास करवाया गया. ठीक है, लेकिन दूसरा रूल ये भी है कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं, सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी. उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं. स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी उनको चाहिए होती है. ठीक है, और उस मेजॉरिटी से ही वो लॉ पास हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि कौन सा लॉ है. ठीक है, देन थर्ड वन इज concerning the union state relation, the special majority that is 2/3 and a concurrence not less than 50% of the state legislature is required. ठीक है, तो यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में अगर कोई नया लॉ लाना है तो उसमें 2 टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होती है. पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी और उस राज्य की जो विधानसभा है वहां पे 50% से ज्यादा मेजॉरिटी. ठीक है, ये 2 लेवल की अगर मेजॉरिटी मिलती है उस अमेंडमेंट को लाने के पक्ष में, तभी उस अमेंडमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. ठीक है, ये था यूनियन और स्टेट रिलेशन के बारे में जो अमेंडमेंट होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया. ओके, देन द 9th फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसको ये चीज एक्चुअली ऑलरेडी इस लेसन में आ चुकी है, और उसका मतलब मैं फिर भी आपको फिर से बता देता हूं कि हमारे देश का नियम है कि क्योंकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है और हमारे लीडर्स को हम लोग चुनते हैं, खुद लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली ये सरकार होती है. इसलिए देश में जिसका जन्म हुआ है उसको देश का नागरिक माना जाता है. तो कोई भी ऊंच नीच के भेदभाव के बगैर, वो चाहे अमीर है या गरीब है, या तो वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, या तो फिर वो कोई भी रिलीजन या कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, 18 साल की उम्र के बाद उसको वोटिंग राइट मिलता है. ठीक है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या तो कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, as long as that person is an Indian citizen, then he or she gets the voting right at the age of 18 years. उसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं. ठीक है, 10th इज सेक्युलरिज्म. ये चीज भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, दोबारा हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा याद आ जाए. सेक्युलरिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि किसी भी इंसान को इस देश में रह के कोई भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है. ठीक है, और वो चाहे कोई भी धर्म को फॉलो करेगा लेकिन फिर भी उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके खिलाफ नहीं रखा जाएगा. ठीक है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव उसके खिलाफ नहीं रखा जाएगा. यानी कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक धर्म के लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. नंबर से हम ऐसा नहीं कह सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे देश में, हमें मालूम ही है वैसे कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश हिंदू कंट्री है. इट्स नॉट लाइक दैट. आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री. इट मीन्स all the people belonging to different religions are considered equal in the eyes of the constitution.
right? So that's what secularism means in our constitution. Okay, then 11th is judicial review. तो उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा मैं आगे आपको कर चुका हूं कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा चीफ कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन का कि न्याय व्यवस्था को कोई भी इंसान जो है वो एक लेवल तक चैलेंज कर सकता है, ठीक है? तो जो कोई भी यूनियन या तो स्टेट जुरिस्डिक्शन के विद इन उसका जो केस चल रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई जस्टिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तालुका कोर्ट के द्वारा दिया गया है किसी के खिलाफ, ओके, किसी को मान लो कि सजा हो गई या तो फाइन हुआ, ओके, या तो उसके खिलाफ कोई भी जो डिसीजन है वो दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तालुका कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उस स्टेट की हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। तो हालांकि वो चीज फिक्स है कि उसको अपील करने के लिए कुछ नंबर ऑफ डेज मिलते हैं, विद इन दैट नंबर ऑफ डेज ओनली ही हैज टू मेक एन अपील, ओके, बट अदरवाइज इन केस अगर वो उतने नंबर ऑफ दिन अगर जो है वो चले जाते हैं उसके बाद वो उसको अपील करने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन विद इन दोज नंबर ऑफ डेज he or she can raise an appeal in the higher level of jurisdiction, हाई कोर्ट, ठीक है? अगर वहां पे भी उसको उसका डिसीजन मान्य नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहां पे भी उनको नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं कि इतने दिनों में आपको अपील करना है, इतने दिन अगर गुजर जाएंगे तो आपका जो अधिकार है अपील करने का वो चला जाएगा, ठीक है? तो ऐसी हमारी सिस्टम है, उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है? और हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो तालुका कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, ठीक है, तो हाई कोर्ट का डिसीजन उनसे शायद अलग हो, क्योंकि पूरे डिसीजन का वापस रिव्यू किया जाता है, वापस दोबारा केस चलता है, हालांकि उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर डिस्क्रिपेंसी दिखती है, ठीक है, सबूतों में और जो विटनेसेस जो गवाही देते हैं उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो डिसीजन चेंज भी हो सकता है। तो इवन हियर आल्सो हमें जुडिशरी सिस्टम में भी जुडिशियल रिव्यू पाने का अधिकार इंडियन सिटीजन्स को है। जुडिशियल रिव्यू पाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि डायरेक्टली हमें एप्लीकेबल है। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अलग से चैप्टर है, हम उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट्स और ड्यूटीज जो है वो एक सिक्के की दो अलग अलग साइडें हैं, ऐसा करके हमें समझना है कि एज इंडियन सिटीजन्स वी गेट राइट्स, that's fine, but also we are adhered to follow certain duties also। तो वो सारे राइट्स और ड्यूटीज का लिस्ट जो है वो दिया गया है। यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल अधिकारों का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सबसे पहले तो ये समझाया गया है कि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए सिटीजन्स को राइट्स देना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में सिटीजन्स को ये अवेयर करवाना भी बहुत जरूरी है कि जितना राइट्स इंपॉर्टेंट है उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए ये है कि वो ड्यूटीज को भी इंपॉर्टेंस दे, ड्यूटीज को भी फॉलो करें, ठीक है? राइट्स का यहाँ पे एग्जांपल है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट्स द नेम ऑफ वन ऑफ द राइट्स, एंड फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 years of age राइट टू एजुकेट आर मेड अवेलेबल, ठीक है? ऑब्वियसली इसके बारे में ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि राइट टू एजुकेशन जिसको हम आरटीआई बोलते हैं शॉर्ट में, तो आरटीआई का क्या होता है कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका भले ही कोई भी लेवल है, सोशल लेवल कोई भी है, लेकिन उनको शिक्षा पाने का, एजुकेशन पाने का अधिकार है। इसका साफ मतलब है कि अगर वो प्राइवेट स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स अगर प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं जहां पे उनके लिए एजुकेशन टोटली फ्री है, ठीक है? सो दैट कम्स अंडर राइट टू एजुकेशन आरटीआई, ओके? देन कम्स द नेक्स्ट फीचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
Directive principles of state policy. Okay, protection of people, security and welfare should be carried out by the state. जब भी कोई खास करके स्टेट पॉलिसी के लिए ये एक रूल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ओके, तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आता है कि वो राज्य के अंदर जितने भी सिटीजन्स रहते हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनका वेलफेयर करना, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रख के सारे काम करना और उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट में कोई रुकावट, कोई बाधाएं ना आए और खास करके उनके कंट्रीब्यूशन से पूरे स्टेट का इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। ठीक है, इस चीज को इंश्योर करने का जो मेन टास्क होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और उसी टास्क को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। These principles provide direction for state government and policy making, so they are called directive principles. तो कहने का मतलब बहुत ही साफ है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, नई स्टेट गवर्नमेंट आती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना है तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। So it basically gives the direction to the state how to work. Therefore, it is known as the directive principle for state policy. So that was the 13th feature of the Constitution. और इस Constitution का जो last feature है, main feature है, that is the provision for backward section and tribes. Okay, जिसे हम बार-बार डिस्कस करते हैं कि देश में रहने वाले सारे सिटीजन उनको इक्वल माना जाता है। ठीक है, हाँ, हम ये जरूर है, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे सिस्टम में पहले कुछ सोशल इविल्स थे जिसमें जातिवाद, ओके, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं कि कास्ट के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव जो है वो लाइक था पहले हमारे देश में, अभी भी है। ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम है। ठीक है, तो जो कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या तो जो कोई भी पर्टिकुलर कास्ट है, फॉर एग्जांपल एससी है, एसटी है, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब होता है, ओबीसी होता है यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये 3 कैटेगरी में बैकवर्ड क्लासेस को डिवाइड किया गया है। तो जो लोग जातिवाद के विक्टिम्स हुए हैं उनके लिए एजुकेशन में और जॉब्स में up to certain level of reservation is kept by the government, okay, by the constitution, I'm sorry, okay, constitution में उसका प्रावधान है कि जो लोग जातिवाद का शिकार हुए थे पास में, वो लोग और उनके डिसेंडेंट्स, ठीक है, जो कि समाज के मेन स्ट्रीम में समहाउ शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए या तो समाज का जो सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम चल रहा है उसमें उनको साथ में लाने के लिए, ठीक है, खास करके जॉब्स और एजुकेशन में उनके लिए अप टू सर्टेन लेवल ऑफ लाइक अप टू somewhat percentage of reservation is granted to these sections of the society. ठीक है, so that comes under the provision for backward sections and tribe. Okay, तो ये थे main features of constitution और इसी के साथ हमारा civics का फर्स्ट लेसन और आपकी टेक्स्ट बुक का ये 8th लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज जो है वो करनी है। अब नीचे जो सेल्फ स्टडी लिखा गया है, ओके, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं और अगर आपको आंसर्स ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी थ्रू गूगल क्लासरूम ऐप। ठीक है, क्लासरूम में हालांकि मैं आपको लिख के बता दूंगा कि आपको ये होमवर्क किस तरह से करना है। आई विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन और अगर इसके लिए अगर आपको कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो शायद मैंने आपको पहले बोला था, वापस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि यू कैन यूज द कैंप द लाइक रेफरेंस बुक फ्रॉम कैंप पब्लिकेशन फॉर सोशल साइंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you can also use Ocean publication for social science so that it would be much easier for you to find the answers of these questions and prepare them as well. Okay, तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको खास रखने हैं। Okay, and soon we are going to start the new chapter in geography. Till then, you have a wonderful day. Take care of yourself. Be happy. Keep smiling.